हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पाथ टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्राचीन भारत से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ जो कि हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम से टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो किस पुस्तक का अनुवाद किया जा चुका है 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में? दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल 2002 उसके बाद भी कई अन्य स्टेट परीक्षाओं में आया है। तो उसका सही उत्तर है, उस पुस्तक का नाम है ऑप्शन ए पंचतंत्र। पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अब तक अनुवाद किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो दोस्तों, न्यूमिस्मैटिक्स है ऑप्शन बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। क्या है? न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मालती माधव के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, मालती माधव के लेखक, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भवभूति। मालती माधव पुस्तक है वो भवभूति ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में बौद्धेय कौन थे? बौद्धेय उनको किसको बोला जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एक गणतांत्रिक जनजाति। एक गणतांत्रिक जनजाति थी जिसको बौद्धेय कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब है गेहूं व जौ। ऑप्शन ए गेहूं व जौ का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कौन सी धारणा तीनों धर्मों में एक जैसी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद का सिद्धांत बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म में एक जैसी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा किस लिए प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किस विदेशी यात्री ने भारत का सबसे पहले दौरा किया था? तो ऑप्शन डी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा है जो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी ये विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, बाकी तीनों तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा विद्या अध्ययन के केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? जो काव्य शैली है उसका प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही जवाब है रुद्र दमन के अभिलेख में। किसमें मिलता है? रुद्र दमन के अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है हमारा, शून्य की खोज किसने की? तो दोस्तों, शून्य की खोज किसने की? ऑप्शन सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही सूर्य की शून्य की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताम्र ताम्रांश या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो जो ताम्रपाषाण काल था उसमें महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख के दफनाते थे? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर की तरफ उनका सिर होता था और दक्षिण की तरफ उनके पैर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? ये है गुफाओं के शैल चित्र। जो शैल चित्र बने हुए हैं
भीमबेटका में, ये उनके लिए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अनाज कौन सा था, गेहूं व जौ। अब पूछ रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? तो ये धातु था तांबा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। अगला क्वेश्चन हमारा, हितोपदेश के लेखक का क्या नाम है? तो दोस्तों, हितोपदेश लेखक कौन है? किसने लिखी है हितोपदेश? इसमें कहानियां हैं। ये लिखी है ऑप्शन सी, नारायण पंडित ने। हितोपदेश किसने लिखी है? नारायण पंडित ने। अगला क्वेश्चन हमारा, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो दोस्तों, नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भरत मुनि। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ये जो चार हमें मानव के रूप दिए हुए हैं, इनमें कौन सा नवीनतम है? क्रो-मैग्नन मानव, हेडलबर्ग मानव, पिल्टगन मानव और निएंडरथल मानव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव ऑप्शन ए सही जवाब। क्रो-मैग्नन मानव को सबसे नवीनतम समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इतिहास के पिता की सही पदवी सही अर्थों में निम्न किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसकी चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को, ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? दोस्तों, अंकोर वाट ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो जो तक्षशिला था वो किसके बीच स्थित था? किस नदी के बीच में स्थित था? तो वो सिंधु व झेलम, ऑप्शन ए सही जवाब। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था वो सिंधु व झेलम के बीच में स्थित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था? किस अंग्रेज ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था? तो इसका सही जवाब है चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। अगला क्वेश्चन हमारा, पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो आदिमानव थे, उनके मनोरंजन के साधन क्या थे? ऑप्शन सी, शिकार। वो मनोरंजन के लिए शिकार करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसकी चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? जैसा कि अभी हम ऊपर इसको, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको ताम्र पाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा जो विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था, वो किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। वहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। वहाँ हजारों की तादाद में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट कौन सी लिपि लिखी जाती है दोस्तों? तो ये लिखी जाती है ऑप्शन डी, खरोष्टी। खरोष्टी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे कि उर्दू को लिखते हैं दाएं से बाईं ओर, उसी तरीके से खरोष्टी को भी दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है। जबकि देवनागरी जो हमारी है वो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? जो व्यापारियों का निगम था उसका क्या नाम था प्राचीन भारत में? तो उसका नाम था मणिग्राम। मणिग्राम एक व्यापारियों का निगम था। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो लिखी है ऑप्शन डी, विशाख दत्त ने। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो जो अशोक के शिलालेख थे उनमें अशोक किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए प्रियदर्शी, प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन हमारा, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? जो आधुनिक देवनागरी लिपि हम लिखते हैं इसका प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि है, ये देवनागरी लिपि को ही ब्राह्मी लिपि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? जो भारत और रोम के बीच में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे, इसका पता किस पुरास्थल की खुदाई से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अरिकमेडु। अरिकमेडु की खुदाई से ये पता लगता है कि भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। अरिकमेडु। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? जो अशोक की धम्म नीति थी उसका मुख्य सिद्धांत क्या था? ऑप्शन डी स्वनियंत्रण। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने। ऑप्शन ए सही जवाब, जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कौन सा अभिलेख है अशोक का जो खरोष्ठी लिपि में है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी अभिलेख, अशोक का जो शाहबाजगढ़ी अभिलेख है वो खरोष्ठी लिपि में है। आखिरी क्वेश्चन इस सेगमेंट का, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? अशोक के नाम का उल्लेख किस में मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख में अशोक का सही नाम अशोक मिलता है। तो ये 35 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे प्राचीन भारत के इतिहास से। तो दोस्तों अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, और दोस्तों अपना ख्याल रखिए, तैयारी करिए अच्छे से, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।